So hi friends, good evening and welcome to my channel again, and hope that you all are watching the videos, and surely I'm trying as of my best to help you to how to crack NORCET। तो आप सभी को आज हमारा जो 5th एपिसोड है उसमें आप सबका स्वागत है। तो और देर नहीं करके हम हमारा आज का जो डिस्कशन करना शुरू करते हैं एमसीक्यूज का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, a client with ovarian cancer is receiving fluorouracil IV. What should the nurse do if he notices crystals in the IV medication? तो हमको क्या करना चाहिए? आप सपोज अभी एक केमो देना शुरू करने जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, कुछ क्रिस्टल्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हमको क्या करना है? Discard the solution and order of a new bag, or warm the solution, continue the infusion and document the findings, and discontinue the medication. Definitely discontinue the medication is okay, but अब तो ऑलरेडी अभी स्टार्ट ही नहीं किया, यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट। तो आपको क्या करना चाहिए? डिस्कार्ड द सॉल्यूशन एंड ऑर्डर न्यू बैग। ठीक है, तो आपको यूज नहीं करना चाहिए। इट मे बी इट्स abnormal, वार्म द सॉल्यूशन, इट्स नॉट द सॉल्यूशन, इसको आंसर नहीं है। देन कंटिन्यू द इन्फ्यूजन एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ये भी नहीं करना है हमको। एंड डिसकंटिन्यू द मेडिकेशंस। ओके, ये जो चीज़ छोड़ दीजिए, हमको डॉक्टर से ऑर्डर किया, एज पर द डॉक्टर्स ऑर्डर हमको तो देना है मेडिकेशन। सो हमको क्या करना है कि हमको न्यू मेडिसिन लेके जाना है। ठीक है, ओके, बिकॉज ये दोनों के लिए डॉक्टर्स का ऑर्डर चाहिए हमको, ये हमको नहीं करना है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी टू वार्म सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर होगा ए द आंसर। ओके, and because this crystal is not a normal finding, then before administering theophylline is a bronchodilator, bronchodilator। तो ये ब्रोंकोडायलेटर देना चाहते हैं, तो हमको पहले क्या चेक करना था? नॉट शुड चेक पेशेंट्स फास्ट वर्ड, यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और टेम्परेचर। आज यू नो, ब्रोंकोडायलेटर क्या करता है कि ब्रोंकोस को डायलेट करता है, उसके साथ उसका जो साइड इफेक्ट्स होता है, उसका साइड इफेक्ट्स होता है आरिथमिया और टैकी आरिथमिया करता है, उसके साथ जीआई ऑफसेट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑफसेट, उसके साथ करता है इंसोम्निया। ठीक है, दीज आर सम साइड इफेक्ट्स। और एंजाइटी, वोमिटिंग, ये सब साइड इफेक्ट्स होता है किसका? हमारा जो थियोफाइलिन का या ब्रोंकोडायलेटर्स का। तो ब्रोंकोडायलेटर्स का जब हम देना चाह रहे हैं, तो पहले हम उसका पल्स चेक करना चाहिए, ताकि क्योंकि ये हार्ट रेट को दोबारा इंक्रीज कर सकता है, इसीलिए हमको पल्स रेट चेक करना जरूरी होता है। तो आंसर हमारा होगा सी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which information obtained from the mother of a child with cerebral palsy? पेशेंट को क्या हुआ है? सेरेब्रल पाल्सी को मतलब पेशेंट का मदर ने हमको क्या बोलेगा, तो हमको लगेगा कि क्या दैट इज रिलेटेड टू द सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, इसमें से सही होगा। शी वाज born at 40 weeks of gestation, इट्स अलाउड टॉर्न बेबी। तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि वो टॉर्न में 40 वीक्स मतलब अराउंड टॉर्न ओनली, तो ये सही नहीं है। देन शी हैड meningitis when she was 6 months old. Then she had physiological jaundice after delivery. Physiological jaundice will not contribute to cerebral palsy. And she has frequent sore throats. ये भी हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करता है किसके साथ? सेरेब्रल पाल्सी के साथ। सोर थ्रोट से क्या होता है? हमारा जो रिमाटॉइड हार्ट डिजीज वगैरह वो होता है। ठीक है, तो रिमेटिक फीवर हो सकता है। जॉन्डिस तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। हमारा नॉर्मली क्या होता है कि अगर बाथ इफेक्ट्स ये हमारा कुछ ब्रेन इन्फेक्शन ऐसा कुछ हो रहा है ड्यूरिंग द अर्ली न्यूनेटल पीरियड और प्रीनेटल और इन्फेंसी पीरियड, देन दैट विल बी लीडिंग टू द under development of the brain, that will be leading to the cerebral palsy. Okay, so answer is C, because she had meningitis। बेबी को मेनिंजाइटिस था,
इसीलिए दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द सेल पैलेसी। सो आंसर हमारा होगा बी, दिस इज आवर राइट आंसर। देन व्हिच फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन 18 मंथ, क्या देख रहे हैं हम, 18 मंथ विथ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चा का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल हुआ है और उसका 18 मंथ एज है, तो वो क्या कर सकता है, इसमें से कौन सा काम वो कर सकता है। सी ड्रेसेस हरसेल्फ, सी पुल्स ए टॉय बिहाइंड हर, then she can build a tower of 8 blocks, she can copy horizontal lines, ये और वर्टिकल लाइंस वो कर सकता है। कौन सा काम कर सकता है, एज पर आवर डेवलपमेंटल माइलस्टोन इफ यू सी, वो क्या कर सकता है। और ये जब हम देखेंगे तो सी ड्रेस हर सेल्फ, ये होता है हमारा 3 इयर्स में। कब होता है, 3 इयर्स में होता है। एंड सी कैन बिल्ड ए टावर ऑल्सो एट 3 इयर्स ऑफ एज, एज पर आवर डेवलपमेंटल नॉर्मल। अगर पेशेंट, अगर बच्चा हमारा नॉर्मली ग्रोथ डेवलपमेंट उसका हो रहा है, तो 3 इयर्स में ये सी कैन ड्रेस अप हरसेल्फ एंड सी कैन build a tower of 8 blocks, then she can copy a horizontal or vertical lines by the age of 4 years. ओके, तो हमारा ये जो आंसर है इसका होगा 18 मंथ में वो क्या कर सकता है, she can pull और push toys, ठीक है। तो उसको देगा तो वो उसको साथ कर सकता है, बट ड्रेस नहीं पहन सकता है या 8 ब्लॉक वो वाला नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर होता है बी। देन ए 5-year-old इज एडमिटेड टू द यूनिट फॉलोइंग ए टॉन्सिलेक्टोमी। क्या हुआ है, छोटा बच्चा ने टॉन्सिलेक्टोमी के बाद क्या हुआ है, एडमिट हुआ है इन यूनिट, व्हिच इंडिकेट्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी। इसमें से क्या होगा, तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आप सस्पेक्ट करेंगे। तो decrease appetite, definitely decrease appetite will be there, this is normal thing, so it will not be our answer. Then low grade fever, definitely as a inflammatory response, ये तो होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। chest congestion also is not related to this one mainly. Then constant swallowing, this is our answer. why ये जो constant swallowing करता है, that indicates bleeding, क्या है, ब्लीडिंग, दैट इंडिकेट्स ब्लीडिंग। ओके, एंड इमीडिएटली पोस्ट पीरियड में अगर उसका होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं हुआ है, मतलब हीमोस्टैटिस, मतलब ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है, दैट इज आवर मेन कॉम्प्लिकेशन, सो वी शुड रिपोर्ट इट। तो कांस्टेंट swallowing इंडिकेट्स ब्लीडिंग, सो पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी इफ यू आर सीइंग दिस थिंग मींस आपको डॉक्टर को बोलना पड़ेगा। देन द चाइल्ड विद सीजर डिसऑर्डर इज बीइंग ट्रीटेड विथ फेनिटोइन। चाइल्ड को क्या हुआ है, सीजर है, तो इसलिए उसको फेनिटोइन दे रहे हैं। फेनिटोइन इज ए एंटी कन्वर्सेंट ड्रग। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द पेशेंट्स मदर इंडिकेट्स टू द नर्स दैट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग इट्स साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस डेलेंटिन थ्रेड। डेलेंटिन इज ए ब्रांड नेम ऑफ आवर फेनिटोइन। तो साइड इफेक्ट्स इनमें से क्या होगा, तो हमको लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो साइड इफेक्ट्स ऑफ द फेनिटोइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो प्लीज इसको अच्छे से देखिए। सी इज वेरी इरिटेबल लेटली, ये हमारा उसका साइड इफेक्ट्स नहीं है। देन सी स्लिप्स बिट क्वाइट टाइम, थोड़ा उसको सो रहा है, स्लिपी है, तो ये उसका भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। देन सी हैज गेन्ड अबाउट 10 पाउंड्स, अगर उसका अराउंड 5 kg वो वेट गेन किया है, वो भी रॉन्ग आंसर, इट्स नॉट रिलेटेड टू फेनिटोइन। सो हमारा आंसर होता है एक्चुअली हियर हर गम्स लुक्स लाइक बिग, एक्चुअली हमारा हाइपरप्लासिया ऑफ गम, अदरवाइज इसको हम बोलते हैं जिंजीवल हाइपरप्लासिया, जिंजीवल हाइपरप्लासिया। तो डिटेल लिखा था आपको, देखेंगे तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एक निमोनिक, आप इसको याद रखिए, हॉटमेल जी एंड के, हॉटमेल जी एंड के, हॉटमेल जी एंड के, दीज आर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ द फेनिटोइन। तो फर्स्ट इज हिस्टोरिजिज्म। हिस्टोरिजिज्म मतलब क्या होता है कि हेयर, ज़्यादा हेयर होगा, सब जैसे ईयर में होगा, इसको बोलते हैं हिस्टोरिजिज्म। देन होता है क्या है, ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया मतलब क्या होता है, इट्स लाइक रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑल, बिकॉज हमारा जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वगैरह उसमें कम होगा व्हेन यू आर टेकिंग व्हाट फेनिटोइन, तो हमारा उसमें विटामिन डी कंजप्शन एंड
calcium absorption will be less, that will be leading to our bone will be porous, so that will be causing our osteomalacia. Then teratogenicity इम्पोर्टेंट है. अगर आपका मदर, इफ यू मदर इज कंज्यूमिंग और टेकिंग फेरिटोइन, देन क्या होता है कि हमारा जो फीटस है उसमें एब्नॉर्मलिटी आता है. दिखाता हूँ कैसा, उसको बोलते हैं फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम. ये पूरा याद रखिए, ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये पता होना चाहिए. फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम क्या होता है? सो यहाँ क्या होता है कि जब ये बेबी पैदा होता है उसका क्या होता है कि देखो नोज अपटर्न, ऐसे नोज उसका ऊपर होगा. देन माइल्ड मिड फेशियल हाइप्लेसिया, मुंह जैसे होना चाहिए थोड़ा गोलगल होना चाहिए ना, वो थोड़ा कम होगा मिड लेवल में. देन लॉन्ग अपर लिप से लॉन्ग होगा, अपर लिप लॉन्ग है देखो, ठीक है, एंड अपर लिप लॉन्ग होगा. देन थिन वर्मिलियन बॉर्डर. वर्मिलियन बॉर्डर क्या होता है? ये जो देखो हमारा जो नॉर्मल लिप होता है थोड़ा वाइड होता है हमारा, बट ये इसका क्या होगा, पूरा थिन होगा. ये देखो पूरा थिन है, ठीक है. एंड अगर आप देखेंगे तो अपर लिप का जो लेंथ है ये भी बड़ा होगा, दिस प्रोमिनेंट अपर लिप. तो ये होता है फीचर्स विथ हाइपोप्लेसिया ऑफ द डिस्टल आवर डिस्टल डिजिटल्स लाइक आवर टो, एंड अगर जो फिंगर का भी वो डिस्टल हाइपोप्लेसिया होगा. हाइपोप्लेसिया देखो ये जो फिंगर्स है इसका जो डिस्टल पोर्शन ऑफ द phalanges विल बी hypoplastic. These are the features of the fetal hydantoin syndrome, and it is mainly due to taking that phenytoin during the pregnancy. Okay. देन देखेंगे तो ये तो हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मेनली क्या होता है? बिकॉज ऑफ folic acid deficiency, and when you are taking phenytoin that also will happen, that's why that will be causing to megaloblastic anemia. Then arrhythmia which will be in a toxic dose, अगर ज़्यादा डोज में लेते हैं तो arrhythmia हो जाता है उसमें. एंड इनहिबिट्स इंसुलिन रिलीज, ये क्या करता है कि इंसुलिन का जो रिलीज को कम कर देता है. तो इसलिए क्या होता है कि सो phenytoin is contraindicated. Okay, and should or should sorry those patients those who are diabetic or on insulin therapy, they should not be taking this class of anticonvulsant agent like phenytoin नहीं लेना है. क्योंकि क्या होगा, ऑलरेडी ये इंसुलिन सिक्रेशन कम करता है. जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनका ऑलरेडी सिक्रेशन कम हो रहा है, इसीलिए हम उनको एडमिनिस्टर करें इंसुलिन, और ये जाके फिर दोबारा इंसुलिन कम करेगा, तो नहीं देना है. सो दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेशन. रिमेंबर DM, in DM phenytoin is contraindicated. Phenytoin is contraindicated. ठीक है. देन लिम्फाडेनोपैथी, एज यू नो, लिम्फ नोड वगैरह स्वेलिंग होता है. देन जिंजिवल हाइपरप्लासिया और जिंजिवल हाइपरट्रॉफी, गम हाइपरट्रॉफी, हमारा जो गम है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा. देन अटैक्सिया मीन्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज हमारा क्या होता है जो सेरेबेलम पार्ट है, सेरेबेलम पार्ट का जो डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम करेगा. कौन? ये फेनिटोइन. सो इसमें अटैक्सिया होने का चांस होता है. निस्टैग्मस मतलब हमारा जो सपोज बार बार अनकंट्रोल आई मूवमेंट होता है, बार बार ऐसे देखेगा तो अच्छे से नहीं देख पाएगा, वो लगेगा कि सब मेरे आगे कुछ हिल रहा है, तो इसलिए वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा. दिस इज निस्टैग्मस ऑल्सो ए साइड इफेक्ट आर टॉक्सिक डोज. देन डिप्लोपे डबल विजन. देन विटामिन के डेफिशिएंसी ऑल्सो करेगा. सपोज जो मदर ने कंज्यूम कर रहा है विटामिन के, तो उसका बेबी को क्या होगा, विटामिन के डेफिशिएंसी आएगा. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ द फेनिटोइन ट्रीटमेंट. सो हॉटमेल जी एंड के आप याद रखो प्लीज, इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन देखते हैं तो द फिजिशियन हैज प्रेस्क्राइब्ड ट्रानाइल साइप्रोमाइन सल्फेट. ट्रानाइल साइप्रोमाइन, उसको शॉर्ट में उसका जो ब्रांड नेम है उसको बोलते हैं पारनेट. सो 10 mgpd. दिस इज ए मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर. मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मोनो अमीनो
oxidase inhibitor. This is a antidepressant. ओके. अगर ये एंटीडिप्रेसेंट ले रहा है तो द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग फूड्स कंटेनिंग टायरामिन. पता होगा टायरामिन फूड नहीं खाना है. अगर जब पेशेंट ने लाइक मोनो अमीनो ऑक्सीजन इनहिबिटर्स ले रहा है तो टायरामिन रिच फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इट्स वेरी कॉमन एंड यू ऑल नो. प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो द आंसर. द आंसर इज हाइपरटेंशन. ऑलरेडी सपोज जो टायरामिन रिच फूड है वो क्या होता है कि बीपी बढ़ाता है, हाइपरटेंशन करता है, स्पेशली मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन करता है. क्या करता है? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. तो देखेंगे तो जो टायरामिन रिच फूड क्या होता है, एज्ड चीज. एज्ड चीज, ये चीज मतलब जो चीज को बहुत दिन रखा है उसको, या एज्ड मीट. एज्ड मीट. अल्कोहल, लाइक इन अल्कोहल, बियर और वाइन, इन सब में टायरामिन फूड, टायरामिन दीज फूड्स आर टायरामिन रिच फूड्स. एंड अगर पेशेंट्स ने ऐसे मोनो ऑक्सीजन इनहिबिटर्स ले रहे हैं तो उनको हम बोलना चाहिए कि तुमने ये सब चीज़ नहीं खाना है करके. अगर खाएंगे तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा. हाइपर, ये सब दीज आर नॉट रिलेटेड टू दिस ट्रीटमेंट. देन lidocaine is a lidocaine is a medication frequently ordered for the client experiencing what? lidocaine. जो लोग कार्डियक आईसीयू में या क्रिटिकल केयर यूनिट में काम करते हैं, डेफिनेटली दे विल बी एबल टू आंसर, बिकॉज मोस्ट कॉमनली इट्स बीइंग यूज्ड. एंड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, तो आंसर इज वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया. व्हाई? ये क्या करता है कि हमारा जो वेंट्रिकुलर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो थ्रेशोल्ड है उसको कम करता है. उसके बाद वो क्या करता है कि जो अरिथमिया है उसको कंट्रोल करता है विदाउट अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स. दैट्स व्हाई द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया इज लिडोकेन. क्या करता है कि जो हमारा जो थ्रेशोल्ड है उसको कम कर देता है. उसके साथ क्या करता है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल उसको सेम रखता है. वो सेम रहेगा विदाउट अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल. वो क्या करेगा, हमारा हार्ट रेट को कम करेगा. ठीक है, तो इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है लिडोकेन. जो अब देखेंगे हार्ट ब्लॉक. हार्ट ब्लॉक तो ऑलरेडी ये तो हार्ट रेट कैसे कम करता है. हार्ट ब्लॉक में फिर देखो तो फिर क्या होगा, दोबारा हार्ट ब्लॉक हो जाएगा. तो ये आंसर नहीं है. देन वेंट्रिकुलर ब्रैडिकार्डिया, ऑलरेडी ये हार्ट रेट कम करता है स्पेशली, तो ये भी नहीं होगा आंसर. एंड अबाउट अटल टैकिकार्डिया, अटल टैकिकार्डिया में इसका रोल नहीं है. ठीक है, ये ओनली हमारे जो वेंट्रिकुलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में हमारा क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड को कम करता है, सो दैट आवर ventricular rhythm will be minimized and the force of contraction will be remain same. तो होगा. ठीक है, अगर आपको पता होगा तो बोल लेते हैं ऐसी चीज. वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया क्या होता है? व्हाट इज वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया? normally we will see in ECG, we will see QRS complex in this way. Okay, only large QRS complex. So this is one type of ventricular tachycardia which is now, ये अगर देखेंगे तो अगर हमारे ये सेम जो QRS complex अगर सिमिलर होगा तो हम इसको बोलेंगे मोनोमॉर्फिक VT, मोनोमॉर्फिक VT. एंड सब ऐसे देखेंगे, ऐसे देख रहे हैं. सपोज डिफरेंट साइज क्या देख रहे हैं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वीटी. क्या बोलते हैं? पॉली मतलब क्या है, मेनी, एंड मॉर्फिक मतलब टाइप्स. तो पॉलीमॉर्फिक वीटी, पॉलीमॉर्फिक वीटी. ठीक है. सो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इन व्हिच आर द सकेबल रिदम, सकेबल रिदम, सकेबल रिदम मतलब कौन सा केस में, कौन सा रिदम में वी कैन गिव शॉक. सो उसका आंसर क्या है? एक्चुअली देयर आर ओनली टू सकेबल रिदम्स.
in which we will be giving shock, that is shockable rhythm. First one is V FIV. V FIV मतलब ventricular fibrillation. This is a ventricular fibrillation. Ventricular fibrillation में हमको क्या करेंगे कि शॉक देंगे. Then another one is pulseless VT. It may be monomorphic or polymorphic, but if there is no pulseless VT है तो हम उनको उधर भी हम क्या देंगे, शॉक देंगे. ठीक है. In this case also we will be giving shock. Shock means defibrillation, which is asynchronized. And another thing is defibrillation का जो हम जो इलेक्ट्रिकल जो देते हैं तो उसका another type is cardioversion, which is synchronized. And normally हम जो बाईफेजिक हम दे रहे हैं ना, जो डिफिब्रिलेटर में देते हैं तो 200 जूल देते हैं. हमारे क्या है ये defibrillation and cardioversion will be starting from 50 joule to 100 or 150 joule, and it is a planned procedure. Cardioversion is a planned procedure, this is emergency procedures. Okay, so what we will do if we see a patient with NSVT, नॉन सस्टेंड VT बोलते हैं, मतलब पेशेंट को VT होता है बट ऑटोमेटिकली फिर सब्सिडी हो जाता है, पूरी बार ऐसा होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन सस्टेंड VT. तो उस वो टाइम हम क्या करते हैं, भगाल मैसेज करते हैं, कैरिड मैसेज करते हैं. तो नॉर्मली ये सब चीज़ इसी जगह जब हम क्लास लेंगे वो टाइम डिस्कशन करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक डिस्कशन करके बोलना चाहता हूँ. ये आज का जो बात है, जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों पर दिमाग से निकाल दो. ये 5 बात को दिमाग से निकालेंगे देन ओनली वी कैन गेट आवर सक्सेस. ठीक है. तो क्या है, मुझसे नहीं होगा ऐसे कभी नहीं बोलना है. कभी भी आपको नहीं बोलना है कि मुझसे नहीं होगा. ये पहले छोड़ दीजिए, मेरे से नहीं होगा ये छोड़ दीजिए, ये बात दिमाग से हटा दीजिए. यू कैन, हमारा वो बिलीव रखना चाहिए, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट. मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा ये बोलना है. देन लोग क्या कहेंगे, उससे मतलब क्या है. लोग बोलेंगे अरे ये यार तुम इतना पढ़ाई किया वो नहीं हो पाई, वो चीज़ वो सब छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए, वो नहीं चाहिए हमको. देन मेरा मूड नहीं, ये तो ज़्यादा से लोगों को होता है कि मेरा मूड नहीं. हाँ, कितना बार पढ़ाई करते हो, जब मूड होता है. ये नहीं, मूड नहीं होता है ऐसा नहीं है. वी हैव टू बी गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन. हमारा कंफर्ट जोन में नहीं बैठना है. ठीक है. हमको पता है कि ये सब चीज़ करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, ये अभी का जो टाइम चल रहा है, बट हमको वो कंफर्ट जोन से निकल के आना है. हमारा मूड बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पढ़ने से ही सब कुछ होगा. देन मेरी किस्मत खराब है ये भी नहीं बोलना है. भगवान सबका किस्मत अच्छा रखा है, इसीलिए आप तंदुरुस्त हो, अच्छे हो, विदाउट डिजीजेस और इन्फर्मिटी यू आर स्टैंडिंग और सिटिंग. सो आपको नहीं बोलना है कि, कभी नहीं बोलना है कि मेरा किस्मत खराब है. इफ़ यू कंपेयर पीपुल, देखो रास्ता के ऊपर अभी भी लोग हैं जिनके ऊपर जिनका पैर नहीं है या हैंड नहीं है या आइज नहीं होता है. दे आर अनलकी फेलोज. भगवान उनको ऐसे छोड़ा है कि वो दुनिया को नहीं देख पा रहे. स्टिल पीपुल आर स्ट्रगलिंग. तो आपको ऐसा कुछ ही नहीं है. तो आप ऐसे नहीं बोलना है कभी कि मेरा किस्मत खराब है या मेरे पास समय नहीं है. मेरे पास समय नहीं, ये सबसे गलत आंसर है. आपके पास हमेशा, हमको हमेशा 24 आवर्स मिलता है. 24 आवर्स मतलब कितना मिनट्स, एक बार चेक करके देखो, इतना मिनट्स मिलता है. तो उसमें से जो जितना मिनट्स मिलता है उसमें से आपको ओनली 3600 मिनट्स आई थिंक, तो 3600 मिनट्स आपको मिलता है. उसमें से आपको ओनली 200 मिनट्स या 300 मिनट्स निकाल दो, और बाकी जो 3000 मिनट्स को जैसे जो कुछ करना है करो. उतना ही पढ़ाई करो, धीरे धीरे पढ़ाई करो, कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करो, डेफिनेटली होगा. Success will be behind you, definitely. You have to push yourself harder and harder if you want a better tomorrow. If you not do nothing today, then what we can get, definitely. And ऐसे ऐसे करके क्या होगा, हमारा टाइम चला जाएगा, हमारा एज चला जाएगा. बाद में हम विल नॉट बी एबल टू सीट इन द एग्जामिनेशन. उसके बाद हम सोचेंगे कि मेरा किस्मत में है ही नहीं. ये नहीं बोलना है.
आज ही आपका जो टाइम को इसको अगर यूटिलाइज करेंगे अच्छे से, देन ओनली पक्का आपका जो सक्सेस है वो आपका पीछे पीछे ही आएगा और एक ना दिन आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो थैंक यू एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम नया नया वीडियो बनाए। तो थैंक यू।